जहां एक तरफ सऊदी अरब ने 100 से ज्यादा विदेशियों को फांसी दे दी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जानेंगे क्या चल रहा है सऊदी अरब में। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर अब अमेरिका क्यों भड़का है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। बांग्लादेश की हालत इस वक्त बुरी तरीके से चरमराई है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब में मौजूदा साल यानी कि 2024 में अब तक 101 विदेशी नागरिकों को फांसी दी गई है। सऊदी अरब के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साल में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की सजा दी गई है। बीते वर्षों की बात करें तो 2023-2022 में 34 विदेशियों को सऊदी ने फांसी दी थी। इस साल ये आंकड़ा बीते 2 वर्षों के करीब 3 गुना है, जो 2024 के खत्म होने तक और भी बढ़ सकता है। मौत की सजा में इस वृद्धि के कारण सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर हैं। मानवाधिकार संगठनों ने मृत्युदंड में अभूतपूर्व वृद्धि का आरोप लगाया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों में सबसे ज्यादा विदेशी दोषी पाए गए हैं। इस साल नशीली दवाओं के अपराधों से जुड़े केस में 92 फांसी हुई है। इनमें से 69 में विदेशी नागरिक थे। समाचार एजेंसी एएफपी ने यूरोपीय सऊदी संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स के कानूनी निदेशक ताहा अलहजी के हवाले से कहा है कि विदेशी सबसे कमजोर समूह है। वे अक्सर प्रमुख ड्रग डीलरों के शिकार होते हैं और उनकी गिरफ्तारी से लेकर सजा सुनाए जाने तक उनके अधिकारों का हनन होता है। मौत की सजा विरोधी समूह रेप्रीव के जैद वसूनी का कहना है कि जैसे जैसे फांसी की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत की सजा पाए लोगों के परिवार लगातार डर में है। मौत की सजा पाने वाले विदेशी नागरिकों के परिवार इस बात से भयभीत हैं कि अगला नंबर उनके प्रियजनों का हो सकता है। उन्होंने मौजूदा स्थिति को अभूतपूर्व संकट कहा है। इस साल जिन विदेशियों को सऊदी में फांसी दी गई उनमें पाकिस्तान के 21, यमन के 20, सीरिया के 14, नाइजीरिया के 10, मिस्र के 9, जॉर्डन के 8, इथियोपिया के 7 लोग शामिल है। सूडान, भारत, अफगानिस्तान से 3-3 और श्रीलंका, इरिट्रिया और फिलीपींस से 1-1 व्यक्ति को फांसी दी गई है। सऊदी अरब में मौत की सजा के इस्तेमाल को लेकर लगातार जाँच हो रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सऊदी अरब को चीन और ईरान के दुनिया भर में कैदियों को फांसी देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बताया है। इस साल फांसी की बढ़ती संख्या पर सऊदी अरब के वास्तविक शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान निशाने पर है। मौत की संख्या मोहम्मद बिन सलमान के उन दावों के उलट है जिनमें उन्होंने कहा था कि सऊदी ने हत्या और कुछ गंभीर अपराधों को छोड़कर मौत की सजा को समाप्त कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में भी अब कहानी थोड़ी पलटती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में जहां हमने देखा कि बांग्लादेश अब भारत से मांग कर रहा है कि आप हमें शेख हसीना को दे दीजिए, क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठकर पॉलिटिक्स अपना चला रही हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूनुस का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। यूनुस ने एक बड़ा झटका दिया है और ये झटका यूनुस ने किसी और को नहीं बल्कि बीएनपी को दिया है, खालिदा जिया की पार्टी को दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि देखिए अभी जो है ना, अभी बहुत टाइम लगेगा, सुधार तो इतनी जल्दी हो नहीं जाता है, तो सुधार होने में टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? तो ये सुधार होने में कहा जा रहा है कि अभी 4 साल लगेंगे। ये कहना है यूनुस का, यानी कि यूनुस अपना पूरा शासनकाल हाथ में रखना चाहते हैं। यूनुस को लंबे समय तक राज करना है। बांग्लादेश में अवामी लीग सरकार के तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इस अंतरिम सरकार का काम था कि देश में फैली अराजकता को खत्म करके जल्द से जल्द चुनाव कराकर उसे सत्ता सौंप देना था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अब देश की सत्ता पर लंबे समय तक बने रहना चाह रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक साक्षात्कार में अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 4 साल का हो सकता है। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल की सटीक समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की है, लेकिन निश्चित तौर पर 4 साल से कम होनी चाहिए। ये कम भी हो सकती है। यूनुस ने आगे कहा कि इस बात पर निर्भर करेगा लोग और राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। बांग्लादेश के मुख्य
मुख्य सलाहकार ने कहा कि अगर राजनीतिक दल कहते हैं कि इसे सुधार यानी कि भूल जाओ, चुनाव होने दो, तो हम ऐसा ही करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि 4 साल तक सत्ता में बने रहना लगभग पूरे चुनावी कार्यकाल पूरा करने के बराबर ही होगा। यही सवाल जब यूनुस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने यही कहा कि मैं 4 तक रहूंगा। यह अधिकतम अवधि है, लेकिन ये हमारा इरादा नहीं है। हम इरादा इससे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। जब मोहम्मद यूनुस से पूछा गया कि क्या उनका चुनाव लड़ने का इरादा है, उन्होंने कहा कि मैं राजनेता नहीं हूं, मैं अपनी वर्तमान भूमिका और जो कर रहा हूं उसमें खुश हूं। मुख्य सलाहकार ने आगे की चुनौतियों पर बात की और कहा कि पिछले 15 सालों से चली आ रही व्यवस्था के कारण बांग्लादेश भ्रष्टाचार में डूबा है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को फिर से बनाना एक बड़ा काम होगा और इसलिए हमें चाहिए होगा टाइम। वैसे सवाल ये होता है इनके साथ कि डोनाल्ड ट्रंप अब आ गए हैं सत्ता में। जब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो क्या रिश्ते ठीक रहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कहा कि ऐसा क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर राष्ट्रपति बदल गया इसका मतलब क्या है, सब कुछ खत्म हो गया क्या? नहीं जी, जो भी राष्ट्रपति है यूएस के साथ हमारे रिश्ते यहाँ पर बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की घनिष्ठता कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। हमने आपको दिखाया था कि बांग्लादेश के अंदर डेंगू की वजह से सैकड़ों मौतें हो रही है और अभी क्या सीन हो रहा है, पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, बोलो आपको क्या चाहिए। अब सवाल ये होता है कि जो खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम मदद करेंगे। पर अमेरिका के कुछ चीजें बदली हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश को स्पष्ट किया है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाई में सरकार की भागीदारी का समर्थन नहीं कर। यह बयान हाल ही में चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों और बांग्लादेशी कानून प्रवर्तन बलों के बीच हुई झड़प के बाद आया है। ये झड़प इस्कॉन करने वाली एक फेसबुक पोस्ट के जरिए शुरू हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन हिंसक प्रतिक्रियाओं में किसी सरकार की भागीदारी का समर्थन नहीं करता है। मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं यहाँ निजी राजनयिक कार्यक्रमों में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बांग्लादेशी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, समर्थन और हिंसक प्रतिक्रियाओं में किसी भी सरकार की भागीदारी का विरोध करते हैं। इससे पहले 6 नवंबर को हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से समुदाय के भीतर तनाव पैदा होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने देखा है बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू समुदायों पर हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू धार्मिक संगठनों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट के बाद उनकी संपत्तियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूट लिया गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी सरकार से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी करी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सीधे सीधे ये बयान अमेरिका से आ रहे हैं, पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान 2.0 बन रहा है, क्योंकि मूडी ने इसके जो रेटिंग है उसको निगेटिव कर दिया है और निगेटिव रेटिंग ये बता रही है कि बांग्लादेश का संकट जो है इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।